मटेरियल मिलेगी वो इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, बट जो हम आपको समझाने वाले हैं वो हिंदी में। तो बिल्कुल मत घबराइएगा कि आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगी। साइंस का कोई भी लैंग्वेज नहीं होता है, तब तक नहीं रुकेगी, तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसमें कोई बाहरी फोर्स, बाहरी बल ना लगे। अगर आप 9th क्लास में मोशन चैप्टर अगर आप पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा अच्छे से कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तब तक नहीं पड़ेगी जब तक आपको एक्सीलरेट ना होना हो। 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक बुक में इन्होंने कि इनर्शिया हम उसको बोलते हैं जो जिस अवस्था में है, बस में बैठे हुए आप पूरा के पूरा बॉडी आपका क्या है, रेस्ट में है, लोअर पार्ट भी और अपर पार्ट भी रेस्ट, सॉरी डस्ट भी रेस्ट में था पहले से और कारपेट भी रेस्ट में था। टेबल पे रखा रहेगा तो ये टेबल पे ही रखी रहेगी तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे न लग जाए। प्लेट को हटा दिए, बिल्कुल हटा दिया, ये भी रेस्ट में, तो ये रेस्ट में ही रहना चाहिए और ये वापस से ग्लास में गिर जाएगी। हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का ये क्लास होने वाली है क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए, क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में साइंस में एक चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। उसका एक टॉपिक है न्यूटन्स लॉ, और इसी चीज को हम आज के इस क्लास में जानने वाले हैं। न्यूटन्स लॉ के बारे में हम जानेंगे, उससे पहले हम जानेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, न्यूटन्स लॉ आया कैसे, किन्होंने ये चीज को दिया, सारे चीज को हम जानेंगे। उसके बाद फिर हम न्यूटन्स लॉ के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में जानेंगे। ये है आपका क्लास नंबर 1, ठीक है। इस क्लास में हम पहले न्यूटन्स लॉ के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, फिर न्यूटन्स लॉ के फर्स्ट नियम के बारे में, और जो सेकंड क्लास होने वाली है उसमें हम जानेंगे न्यूटन्स लॉ के सेकंड नियम और थर्ड नियम। अब देखिए, इसमें जो आपको मटेरियल मिलेगी वो इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, बट जो हम आपको समझाने वाले हैं वो हिंदी में। तो बिल्कुल मत घबराइएगा कि आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगी। सबको समझ में आएगी, चाहे वो आप हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, किसी कोई भी बोर्ड से हो, सबको क्लासेस समझ में आने वाली है। क्योंकि साइंस का कोई भी लैंग्वेज नहीं होता है, बात समझ में आ रही? साइंस का कोई भी भाषा नहीं होता है, आप चाहे उसे इंग्लिश मीडियम में पढ़े या फिर हिंदी मीडियम में। और कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स है भाई जो हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे, कुछ कॉमन वर्ड्स है, अगर इसको आप एक बार नोट्स कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद ध्यान में रखिएगा तो आपको ऐसे भी एक क्लास समझ में आने वाली है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप ये वर्ड्स को देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। रेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विराम बोलते हैं। इस तरह से डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी बोल देते हैं। डिस्प्लेसमेंट आपका विस्थापन हो गया। स्पीड को हम लोग चाल बोलते हैं। वेलोसिटी को वेग। एक्सेलरेशन मींस क्या होता है? त्वरण। एक्सेलरेशन मतलब हो गया आपका त्वरण। अगर आपसे त्वरण कहीं देखने को मिले तो आप क्या सोचिएगा कि वो एक्सेलरेशन है। इस तरह से पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी अगर आपको देखने को मिले इसका मतलब होता है अदिश राशि, और वेक्टर क्वांटिटी मतलब होता है सदिश राशि। इस तरह से मोमेंटम मतलब हो गया आपका संवेग। फ्रिक्शन मतलब घर्षण। इनर्शिया मतलब जड़त्व। ग्रेविटी मींस गुरुत्वाकर्षण। एनर्जी मतलब ऊर्जा। इनर्शिया वगैरह ये सब याद रखें क्योंकि ये क्लास में ये यूज होने वाला है। इनर्शिया हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ये सब अभी यूज होने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ वर्ड्स है, इंपॉर्टेंस है, कॉमन वर्ड्स है साइंस के लैंग्वेज का। तो इस वर्ड्स को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो ऐसे भी ये क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाले। वैसे हम आपको क्लास में बीच बीच में बताते रहेंगे, सभी चीज का हिंदी वगैरह बताते रहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि हम हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले देखिए एरिस्टोटल फैलेसी, ये है आपका एरिस्टोटल फैलेसी, ठीक है। ये बाबू है आपके एरिस्टोटल फैलेसी, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 384 बीसी में और डेट करके थी 322 बीसी में। अब देखिए, अब इन्होंने एक कुछ स्टेटमेंट दिए थे। कब दिए थे और क्या स्टेटमेंट दिए थे वो अभी हम जानने वाले हैं। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। सबसे पहला स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने बोला था कि एवरी ऑब्जेक्ट स्टॉप इटसेल्फ आफ्टर सम टाइम। इनका कहना था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक टाइम के बाद रुक जाएगी। बात समझ में आ रही है? इनका कहना था कि एवरी ऑब्जेक्ट स्टॉप इटसेल्फ आफ्टर सम टाइम, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे खुद जा रही है वो एक टाइम के बाद खुद ही खुद रुक जाएगी, ठीक है, खुद ही रुक जाए, उसको रोकने की जरूरत नहीं है, वो अपने से रुक जाए। ये इनका कहना था और इनका ये स्टेटमेंट बहुत टाइम तक हम लोग सच मान रहे थे। अब आगे जाके इसका स्टेटमेंट गलत हुआ क्या हुआ नहीं पता, वो अभी हम आगे बताने वाले हैं। बट कुछ टाइम, बहुत टाइम तक ये स्टेटमेंट इसका क्या था, मतलब इसको सब सच माना। तो ये स्टेटमेंट दिया कब था? ये दिया गया था 350 बीसी से 300 बीसी, इसी के अराउंड में दिया था। ऐसा माना जाता है कि इसी के अराउंड में ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था 350 बीसी से 300 बीसी के बीच में। तो इनका जो कहना था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है एक टाइम के बाद रुक जाती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी, जैसे आप भी, हम जैसे कुछ जा रहे हैं, इसको अगर अभी यहाँ से फेंक देंगे कि धीरे धीरे एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी? खुद ही खुद रुक जाएगी। कोई जरूरत नहीं इस पर फोर्स लगे ना लगे, कि कुछ भी मतलब नहीं है। ये क्या हो जाएगी? कुछ टाइम के बाद खुद ही रुक जाएगी। ये स्टेटमेंट इनका कहना था। बट कुछ टाइम के बाद आए हमारे गैलीलियो साहब। ये आए
ये बाबू कुछ स्टेटमेंट किए, सॉरी कुछ एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के बाद इन्होंने ये प्रूव किया कि जो अरिस्टोटल साहब का जो ये स्टेटमेंट था, पहला स्टेटमेंट जो था, ये जो पहला स्टेटमेंट था, ये क्या था, बिल्कुल गलत था। कैसे गलत था, तो देखिए इन्होंने जब आया तो कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने ये बोला कि नथिंग कैन स्टॉप्स, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं रुक सकता, मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं रुक सकता अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट तब तक नहीं रुक सकती जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। बात समझ में आ रही है। इनका कहना था कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई चीज जैसे इस मार्कर को अगर हम फेंकते हैं, ये मार्कर तब तक नहीं रुकेगी जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहरी बल, एक्सटर्नल मतलब बाहर का, और फोर्स मीन्स हो गया बल, तो बाहरी बल जब तक इस पे ना लगे ये मार्कर कभी नहीं रुकेगी। बात समझ में आ रही है। ये कहना था गैलीलियो साहब का। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, जो कि अभी आपके आपके लिए आपके क्लास के अकॉर्डिंग वो चीज नहीं है, तो इसलिए हम आपको डिटेल्स में नहीं बताने वाले हैं। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक नहीं रुकेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब देखिए ये है आपके गैलीलियो साहब, इनका जन्म हुआ था 1564 में और 1642 में इनका डेथ हो गया था। ये स्टेटमेंट इन्होंने कब दिया था, कब बोला था, ये बोले थे 1600 में, 1600 में। तो डेट्स ईयर भी नोट्स कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक नहीं रुकेगी, तब तक नहीं रुकेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स, बाहरी बल ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, वो ऑब्जेक्ट नहीं रुकेगी। और इन्होंने ये चीज को प्रूव करके देखा है, जिसके वजह से एरिस्टोटल साहब, अरस्तु इसको, हाँ एरिस्टोटल साहब इसको हिंदी में हिंदी में, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिहार बोर्ड के लिए बता दें कि इसका आप नाम जानते होंगे, इसका नाम हिंदी में बोलते हैं इसको अरस्तु, ठीक है, अरस्तु। इनका जो पहला स्टेटमेंट था ये गलत हो गया। कब गलत हुआ, जब जब हमारे गैलीलियो साहब आए और उन्होंने जब ये स्टेटमेंट, उन्होंने जब बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक नहीं रुकेगी जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। बात समझ में आ रही है। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगेगी तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रुकेगी। जिस ये इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के बाद ये प्रूव करके बताया था, ठीक है। जिसके वजह से एरिस्टोटल साहब का पहला स्टेटमेंट क्या हो गया बाबू, पहला स्टेटमेंट इनका गलत प्रूव हो गया, गलत प्रूव हो गया। बात समझ में आई। अब देखिए इन्होंने सेकंड स्टेटमेंट दिया था। अब सेकंड स्टेटमेंट इनका क्या है, सेकंड स्टेटमेंट दिया था इन्होंने जो सेकंड स्टेटमेंट दिया, इन्होंने बोला कि फॉर मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। इन्होंने बोला कि मेंटेन, यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करने के लिए, हमको यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने के लिए किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, बाहरी दबाव की, सॉरी बाहरी बल की जरूरत पड़ेगी। ये इनका सेकंड स्टेटमेंट था, किनका, अरिस्टो साहब का, एरिस्टोटल फेलेसी का, ठीक है। तो इनका जो कहना था, इनका कहना था कि अगर आप यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करना चाहते हैं, अगर आप यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहते हैं, तो आपको किसी न किसी बाहरी दबाव की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ये इनका कहना था, ठीक है, ये इनका कहना था। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर आप 9th क्लास में मोशन चैप्टर अगर आप पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा अच्छे से कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, बट फिर भी हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन होता है कि अगर आप दो मान लीजिए कि 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, एक घंटे में आपने 20 किलोमीटर की दूरी तय की, 20 किलोमीटर की दूरी तय की, और फिर अगले घंटे में भी आप 20 किलोमीटर की दूरी ही तय करते हैं, 20 किलोमीटर की दूरी ही तय करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कि कहने का मतलब है कि अगर हम 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहे हैं, तो अगले सेकंड में हम 2 मीटर ही चलेंगे, फिर नेक्स्ट सेकंड में हम 2 मीटर ही चलेंगे, फिर नेक्स्ट सेकंड भी हम 2 मीटर ही चलेंगे। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है कि अगर हम अभी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, फिर आगे जाके नेक्स्ट सेकंड हम 3 मीटर चल गए, फिर नेक्स्ट सेकंड हम 1 ही मीटर चले, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता है कि आप जितने स्पीड से चल रहे हैं उसी स्पीड को मेंटेन करना है। अगर आप मान लीजिए कि आप अगर 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, तो आपको अगले आवर, नेक्स्ट आवर भी आपको 20 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा। तो वो हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, बात समझ में आई, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब इनका जो कहना था कि आपको अगर यूनिफॉर्म मोशन में रहना है, यूनिफॉर्म मोशन में रहना है, तो आपको किसी न किसी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में, ये अरिस्टोटल साहब का कहना था। अब देखिए इस स्टेटमेंट का भी इन्होंने ये गलत प्रूव किया, गलत ये एक्सपेरिमेंट वगैरह करके गैलीलियो साहब ने इस स्टेटमेंट को भी गलत प्रूव करके इन्होंने बोला कि कोई भी फोर्स, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, कोई भी फोर्स जरूरी नहीं पड़ेगी टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन में रहना है, यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करके रखना है, तो किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तब तक नहीं पड़ेगी जब तक आपको एक्सीलरेट ना होना हो।
बात समझ में आ रही है? अब एक्सलेट क्या होता है सर, ये आपका क्वेश्चन होगा कि एक्सलेट क्या होता है। तो एक्सलेशन आपको आपने जाना होगा कि अगर आप 2 किलोमीटर पर सेकंड से हैं और आपको अपना स्पीड बढ़ाना है, आपको 3 किलोमीटर पर सेकंड, 3 किलोमीटर पर सेकंड या फिर पर आवर से चलना है, तो आपको एक्सलेट, उसको बोलेंगे एक्सलेट। हमने क्या किया, अपने स्पीड को बढ़ा दिया। हाँ, अगर आपको अपने स्पीड को बढ़ाना है तो आपको किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। बट अगर आप 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, तो 2 ही मीटर पर सेकंड से अगर आपको चलना है तो आपको किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की, किसी भी बाह्य बल की बाह्य बल का जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन तब पड़ेगी जब आपको स्पीड अपना बढ़ाना हो या फिर स्पीड घटाना हो। अगर आपको स्पीड बढ़ाना हो तो भी आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और घटाना हो तो भी आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना हो, अपना अपना डायरेक्शन, मान लीजिए आप सीधे राइट साइड जा रहे हैं, आपको लेफ्ट घूमना है, तो आपको फिर क्या होगी, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, बाह्य बल का जरूरत पड़ेगी। सॉरी। तो ये था इनका कहना, गैलीलियो साहब का कहना। इनका कहना था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के बाद इन्होंने बताया कि कोई भी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करने के लिए। हाँ, बट तब जरूरत पड़ेगी जब आपको एक्सलेट करना हो। एक्सलेट करना हो, अगर आप कुछ चीजों को एक्सलेट करने का मतलब, अगर आप 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड चल रहे हैं और आपको स्पीड अपना बढ़ाना है, और आप अगले सेकंड में आप 5 मीटर पर सेकंड से चले, अगर ये करना है तो आपको किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर नहीं करना है तो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना है, आप मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपको इस डायरेक्शन में जाना है, तो भी आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही मेरी? यहाँ पे भी आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, आपको डायरेक्शन चेंज करने में, अपने आप को स्पीड बढ़ाने में या फिर स्पीड घटाना। अगर आपको 1 मीटर पर सेकंड से 1 मीटर पर सेकंड, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड से 1 मीटर पर सेकंड पे आना है, अपनी स्पीड को कम करना है, यहाँ पे भी आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे भी बाह्य बल का जरूरत पड़ेगी। तो ये कहना था किनका, गैलीलियो साहब का। ये जिसके वजह से एरिस्टोटल साहब का सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत प्रूफ हो गया। सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत प्रूफ हो गया। तो इनका देखिए क्या था कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बट अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सलेट इट। एक्सलेट करने के लिए, एक्सलेशन करने के लिए किसी न किसी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद इन्होंने बोला था कि टू चेंज इट्स स्पीड और डायरेक्शन, स्पीड को भी चेंज करने के लिए और डायरेक्शन को भी चेंज करने के लिए किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, बट तब नहीं पड़ेगी जब आपको यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करना है। अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करना है तो आपको किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी बाह्य बल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको एक्सलेट होना है, अपनी स्पीड को बढ़ाना है, अपनी स्पीड को घटाना है, या फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है, तो वहां पे फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ये स्टेटमेंट इन्होंने ये चीज कब बोले थे, तो ये हम आपको बता दें कि 1600 ईस्वी में इन्होंने ये चीज को दिया था। बात समझ में आ गई? जिसके वजह से जो एरिस्टोटल साहब का ये वाला स्टेटमेंट हम लोग बहुत टाइम से सच मान रहे थे, वो भी क्या हो गया बाबू, वो भी रॉन्ग प्रूव हो गया। वो भी क्या हो गया, रॉन्ग प्रूव हो गया, गलत प्रूव हो गया। और यहां से इसके वजह से एरिस्टोटल साहब का दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गए। बात समझ में आई? बिल्कुल गलत हो गया। तो ये इसके बाद अभी तक गैलीलियो स्टेटमेंट भी हम लोग जानते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आएगा कि एरिस्टोटल साहब का किस वजह से उनका स्टेटमेंट गलत हो गया, और गैलीलियो साहब जो ऐसा क्या इन्होंने गलती उनमें ढूंढी। तो सबसे पहला इन्होंने गलती ढूंढी कि जो एरिस्टोटल साहब ने एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन को इग्नोर किया था, उसको कंसीडर नहीं किया था। और जो गैलीलियो साहब है उन्होंने इसी चीज को ध्यान से देखा, जिसकी वजह से एरिस्टोटल साहब का दोनों स्टेटमेंट पहले गलत प्रूव हुआ। देखिए यहाँ पे हमने नोट में लिखा है कि एरिस्टोटल स्टेटमेंट, हमने लिखा है कि एरिस्टोटल स्टेटमेंट आर रॉन्ग बिकॉज ही डिड नॉट कंसीडर एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन। इन्होंने, एरिस्टोटल साहब ने एयर रेजिस्टेंस को और फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया था, जिसके वजह से एरिस्टोटल साहब का दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, आगे चल के गलत प्रूफ हो गए। किन्होंने किया, तो हमारे गैलीलियो साहब ने किया था। बात समझ में आई? तो ये था आपका इनका हिस्ट्री। इनके बाद क्या हुआ वो देखिए। अब फिर आए हमारे सर आइजैक न्यूटन भाई साहब, ये आए। इन्होंने जब आया तो इन्होंने बहुत सारे स्टडी किए, बहुत सारे गैलीलियो साहब के सारे एक्सपेरिमेंट, सारे चीज के बारे में अच्छे से पढ़ाई किया, अच्छे से उनको समझा, देखा, पढ़ा। उसके बाद जब इन्होंने अपना एक बुक, प्रिंसिपिया बुक, उसमें न्यूटन लॉ के बारे में जिक्र किया था। कब किए थे, तो 1687 ईस्वी में।
डेट भी याद रखिएगा, 1687 कौन से बुक में किए थे, ये बुक था इनका प्रिंसिपिया बुक। इस बुक में इन्होंने क्या चीज के बारे में पढ़ा, लिखा था, गैलीलियो के जितने भी एक्सपेरिमेंट है, जितने भी चीजें, तो उनको स्टडी करने के बाद इन्होंने फाइनल न्यूटन के नियम दे देते। यहाँ पे हमने लिखा है कि सर आइजैक न्यूटन फर्दर स्टडी द गैलीलियो एक्सपेरिमेंट एंड फॉर्मूला 3 फंडामेंटल लॉ नॉन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इन्होंने गैलीलियो साहब के एक्सपेरिमेंट को वगैरह को पढ़ के इन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिए। बात समझ में आई? कब दिए? तो 1687 ईस्वी में, 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक बुक में इन्होंने इनके बारे में, लॉ ऑफ न्यूटन के बारे में लिखा था। बात समझ में आई? ये हमारे सर आइजैक न्यूटन साहब। अब देखिए वहां के बाद हमने अब देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। पहला सबसे पहले होता है न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। फिर आता है आपका न्यूटन्स के सेकंड नियम, न्यूटन्स के सेकंड नियम, जिसको हम लोग लॉ ऑफ फोर्स या फिर लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। फिर आता है आपका न्यूटन के थर्ड नियम, जिसको हम लोग एक्शन रिएक्शन लॉ बोलते हैं। बात समझ में आ रही? इन्होंने 3 नियम देते हैं। न्यूटन के फर्स्ट नियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया वर्ड भी याद रखिएगा, क्योंकि ये आगे चल के भी एक मतलब इसको भी अच्छे से बताने वाले इनर्शिया क्या होता है। उसके बाद न्यूटन के सेकंड नियम दिए थे। न्यूटन के सेकंड नियम को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ फोर्स या फिर लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। फिर इन्होंने दिए थे न्यूटन के थर्ड नियम, इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। क्या होता है एक्शन रिएक्शन लॉ, क्या होता है न्यूटन के फर्स्ट नियम, और क्या होता है न्यूटन के सेकंड नियम, सब अभी हम जानने वाले हैं इस क्लास में। बात समझ में आई? अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे क्लास 9 क्लास 10 से रिलेटेड बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करिए तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे न्यूटन के फर्स्ट नियम के बारे में। न्यूटन के फर्स्ट नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लेकिन यहाँ पे न्यूटन के फर्स्ट नियम को पढ़ने के लिए आपको उससे पहले एक और चीज पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है इनर्शिया। तो न्यूटन के फर्स्ट नियम को जानने से पहले आपको इनर्शिया के बारे में जानना पड़ेगा कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया का सबसे पहले इनर्शिया के बारे में किन्होंने बोला था? गैलीलियो साहब। हमारे गैलीलियो साहब जो है, उन्होंने ही इनर्शिया का सबसे पहले यूज किया था। ये है आपके, इन्होंने ही सबसे पहले इनर्शिया वर्ड का यूज किया था, ठीक है। ये बात भी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इनर्शिया वर्ड का यूज सबसे पहले किन्होंने किया था? तो किन्होंने किया था? गैलीलियो साहब ने किया था, ठीक है। न्यूटन भी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, आपको न्यूटन भी ऑप्शन में मिलेगा, बट न्यूटन आपको नहीं लगाना है। इनर्शिया वर्ड का यूज सबसे पहले गैलीलियो साहब ने किया था। बात समझ में आ रही है? इनर्शिया वर्ड का यूज सबसे पहले गैलीलियो साहब ने किया था। बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब हम जानेंगे इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया के बारे में। उसके बाद फिर हम इनर्शिया समझने के बाद ही आपको न्यूटन के पहला नियम समझ में आएगी। तो अब देखिए इनर्शिया क्या होता है। तो यहाँ पे इनर्शिया का डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इनर्शिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। तो इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। इनका कहने का मतलब है कि इनर्शिया हम उसको बोलते हैं जो जिस अवस्था में है, जिस स्टेट में है, उसी स्टेट से अगर आप उसको चेंज करिएगा तो वो उस चीज का विरोध करेगी। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर आप उसको रेस्ट से अलग चेंज करिएगा, रेस्ट से उसको अगर मोशन में लेके जाइएगा तो वो इस चीज का विरोध करेगी। इनर्शिया मोशन में है, अगर आप मोशन से उसको रेस्ट में लाइएगा तो वो उस चीज का भी विरोध करेगी। तो यहाँ पे यहीं पे लिखा हुआ है कि इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट स्टेट्स। वो जिस स्टेट में है, अगर उस स्टेट से उसको अगर चेंज करिएगा तो वो उस चीज का क्या करेगी? विरोध करेगी। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। बस समझ में? अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए, और डायरेक्शन उसका अगर उसका आप डायरेक्शन भी चेंज करते हैं तो उस चीज का भी वो विरोध करेगी। जिस डायरेक्शन में वो जा रही है उसी डायरेक्शन में वो जाना चाहेगी। अगर आप उसका डायरेक्शन को चेंज करिएगा तो उस चीज का भी क्या करेगी? विरोध करेगी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया जिस स्टेट में है ऑब्जेक्ट, इनर्शिया में जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी ऑब्जेक्ट में रहना चाहेगी। अब देखिए इनर्शिया जो है, इनर्शिया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? मास का। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास, जिसका मास ज्यादा होगा, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा
उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इनर्शिया भी क्या होगा बाबू, ज्यादा होगा। कहने का मतलब है कि अब देखिए हम आपको समझा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक खाली खाली कार्टून मतलब बॉक्स ले लीजिए, और एक बॉक्स में आप कुछ भी भर लीजिए, जैसे पत्थर वगैरह कुछ भी बॉक्स ले लीजिए, दो बॉक्स ले लिए, एक बॉक्स क्या रहेगा आपका खाली। मान लीजिए ये है आपका एक बॉक्स, ये खाली है, पूरा खाली है, और एक बॉक्स ये है, इसमें पूरा एकदम पत्थर वगैरह पूरा भर लिए, ठीक है। इसका वेट है आपका मान लीजिए इसका वेट है आपका 200 ग्राम, और इसका पत्थर भरने के बाद इसका वेट हो गया आपका 5 kg। ठीक है बाबू, इसका वेट हो गया आपका 5 kg। तो आप बताइए कि इस दोनों में किस चीज को उठाना ज्यादा मुश्किल है। अगर आप ये रेस्ट में, दोनों भी रेस्ट में, अगर इसको आपको मोशन में, दोनों को मोशन में लाना है, तो इसमें ज्यादा ज्यादा इनर्शिया किस में, मतलब ज्यादा फोर्स आप किस में लगाइएगा, इसमें या फिर इसमें। इसका इसको रेस्ट से मोशन में लाने में आपको बहुत कम मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा, बट इसको लाने में बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो यही बोलता है कि इनर्शिया जो है किसी भी चीज के मास पे डिपेंड करता है, जिसका मास ज्यादा होगा उसमें इनर्शिया ज्यादा। इनर्शिया मतलब इसका स्टेट को आप चेंज कर रहे हैं, और इसका स्टेट को चेंज करने के लिए आपको इसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इनर्शिया इसका क्या है, इसका इनर्शिया ज्यादा है कंपेयर टू इसका। इसका इनर्शिया क्या है, कम है। इसका इनर्शिया कम है और इसका इनर्शिया ज्यादा है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे यही बोलता है कि इनर्शिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, उसके ऑब्जेक्ट के मास पे, जिसका जिस ऑब्जेक्ट के सॉरी जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी ज्यादा। कहने का मतलब इस बॉक्स का 200 ग्राम है, वेट 200 ग्राम है, और इस बॉक्स का 5 kg ग्राम है, सॉरी 5 kg है। तो इसका इनर्शिया ज्यादा होगा कंपेयर टू इसका। इसका इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। इस तरह से एक ट्रेन है और एक बाइक है, ठीक है। अब बताइए ट्रेन और बाइक में इनर्शिया ज्यादा किसका होगा, ट्रेन का या फिर बाइक का। आप कहेंगे सर ट्रेन का, क्योंकि ट्रेन का मास क्या है, ज्यादा है, और बाइक का मास क्या है, कम है। तो ट्रेन का मास ज्यादा है, जिसका मतलब इनर्शिया भी ट्रेन का क्या होगा, ज्यादा होगा। और बाइक का मास कम है, तो बाइक का इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ रही है। तो इनर्शिया जिसका ज्यादा होगा उसका जिस सॉरी मास जिसका ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब देखिए तो यहाँ पे हमने दो पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इफ समथिंग इज एट रेस्ट इट वांट्स टू स्टे एट रेस्ट। अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो क्या चीज में रहना चाहिए, रेस्ट में ही रहना चाहिए। ये इनर्शिया बोलता है कि कोई भी चीज अगर रेस्ट में है, मान लीजिए एक बुक बुक को आपने टेबल पे रख दिया, ठीक है, तो वो टेबल पे ही रहेगी, टेबल पे ही रहेगी, हटेगी नहीं जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाहरी फोर्स न लगाए। वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहिए। अगर मोशन में, जैसे मान लीजिए आप बस पे बैठे हुए, ठीक है, बस पे या ट्रेन पे, कहीं पे मान लीजिए ट्रेन पे या बस पे बैठे हुए हैं। अब जब बस या ट्रेन पे बैठे हुए हैं तो आप रेस्ट में, आपका लोअर बॉडी अपर बॉडी दोनों क्या है, रेस्ट में। बट ट्रेन अचानक से चली, अचानक से मोशन में आ गई। जब अचानक से मोशन में आई तो आपका लोअर लोअर बॉडी ट्रेन के कांटेक्ट में है, तो वो भी क्या होगी, ट्रेन के साथ मोशन में आ गए। बट अपर बॉडी आपका क्या है, रेस्ट में था, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहिए। जिसके वजह से वो तो मोशन में चला गया, बट अपर बॉडी आपका क्या होता है, पीछे की ओर झुकता है, पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों, क्योंकि ये बॉडी भी क्या रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहना चाहिए। बट मोशन में आने के कारण ये क्या होती है, जो पिछले इसका मतलब पीछे में जो ये रेस्ट में था उसी में चल जाना चाहती है। बात समझ में आ रही है। तो ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर वो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या बोला कि इफ समथिंग इज मूविंग, अगर कोई चीज मूव कर रहा है तो वो मूव करना ही चाहेगी, और उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो है, ना कि उसका डायरेक्शन भी आप चेंज नहीं कर सकते। अब आपने कभी ऐसा देखा होगा कि मान लीजिए आप कार वगैरह या बाइक वगैरह पे बैठे हैं, गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, सीधे जा रही है, सीधे, अचानक से मुड़ी, अगर इधर जा रही है और अचानक से मुड़ी तो आप इस तरफ मतलब बाहर की ओर गिरते हैं। क्यों, मतलब बाहर की ओर उठ जाते हैं। क्यों, क्योंकि अब जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में जाना चाहिएगा, बट डायरेक्शन उसका चेंज होने के कारण आप उसी डायरेक्शन में फिर से जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में आप ऑलरेडी थे। तो यही होता है इनर्शिया ऑफ जिस डायरेक्शन, मतलब इनर्शिया कहने ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इनर्शिया ये चाहता है कि आप जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहिए। अगर आप अपना स्टेट को चेंज करिएगा वो उस चीज का क्या करेगी, विरोध करेगी। बात समझ में आई। वो इस चीज का क्या करेगी, विरोध करेगी। अब देखिए, अब यहाँ पे आएगा टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के टाइप्स क्या है वो सबसे ज्यादा हम जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीन टाइप्स होती है इनर्शिया का। सबसे पहला नंबर 1 होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नंबर 2 होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन,
नंबर 3 होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये था इनर्शिया के टाइप्स, तीन टाइप्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये होते हैं इनर्शिया के तीन टाइप्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? इनर्शिया, इनर्शिया तो हम समझ गए। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, ये सब समझने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट हम किसको बोलते हैं, बस समझ में आ रही है? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टू स्टे एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनका कहने का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहरी अनबैलेंस फोर्स। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इस पे आप इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे न्यूटन, न्यूटन फोर्स का क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है। और इधर से अगर आप 5 न्यूटन पे फोर्स लगा रहे हैं तो दोनों इधर से 5 न्यूटन का फोर्स होने के कारण ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वहीं पे ही रह जाएगी। बट अगर आप इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये होगा आपका अनबैलेंस फोर्स। इधर से 5 न्यूटन लगा, इधर से 10 न्यूटन, तो 5 न्यूटन खत्म, लेकिन 5 न्यूटन का फोर्स इधर एक्स्ट्रा लगेगा, जिसकी वजह से ये इस तरफ क्या, इस तरफ की ओर क्या करेगी, मूव करेगी। तो ये हो गया आपका अनबैलेंस फोर्स। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है कि अनबैलेंस फोर्स, जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल बाहरी अनबैलेंस फोर्स, बाहरी बल ना लगा दे, तब तक वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। ये बोलता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई भी चीज तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे, तब तक। अब देखिए इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट टू स्टे एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस। जब तक वो तब तक जब तक अनबैलेंस फोर्स पे न लगा दे तब तक वो रेस्ट में ही रहना चाहिए। देखिए इसका जो पहला एग्जांपल है, बस सडनली स्टार्ट। अब मान लीजिए आप बस पे बैठे हुए हैं, आप बस पे बैठे हुए हैं, अब बस पे बैठे हुए हैं, आप पूरा के पूरा बॉडी आपका क्या है, रेस्ट में है, लोअर पार्ट भी और अपर पार्ट भी। बट जैसे ही बस सडनली स्टार्ट होती है तो लोअर पार्ट जो है बस के कांटेक्ट में है, तो वो क्या हो जाएगी, बस के साथ मोशन में हो जाएगी। बट अपर पार्ट जो है हमारा, उसको पहले से जो रेस्ट में, तो वो रेस्ट में रहना चाहिए। इस तरह से क्या होता है, जैसे ही सडनली स्टार्ट होता है हम पीछे की ओर क्या होते हैं, गिरते हैं, पीछे की ओर जाते हैं। क्यों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि हमारा अपर बॉडी क्या रेस्ट में है, तो वो क्या चाहेगी कि रेस्ट में ही रहे, जिसकी वजह से हम क्या होते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। इस तरह से होता है डस्ट ऑन कारपेट, कारपेट पे डस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, डस्ट पड़ा हुआ है। अब ये डस्ट भी रेस्ट में था पहले से, और कारपेट भी रेस्ट में था। अब दोनों रेस्ट में था तो ये रेस्ट में ही रहना चाहिए। और अचानक से हम आए और कारपेट को झटके मार दिए, झटका मारने से क्या हुआ, कारपेट तो मोशन में आ गया, बट वो जो उस पे जो डस्ट वगैरह था वो क्या, रेस्ट में था, तो रेस्ट में रहना चाहिए, जिसके वजह से वो रेस्ट में जहाँ पे रहती है वहीं पे रहती है और कारपेट वहां से हट जाती है, जिसकी वजह से डस्ट आपको दिखेगा कि डस्ट नीचे गिर गया और कारपेट वहां से हट गया। तो ये भी है आपका क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल। इस तरह से क्रिकेट बॉल ऑन ग्राउंड, अगर ये बॉल तब तक यहाँ पे रहेगी जब तक इस पे कोई आके किक ना मार दे, या तो बैट से या तो पैर से, या तो कोई इसको उठा के कहीं ना ले जाए, तब तक ये बॉल इसी ग्राउंड पे पड़ा रहेगा। बात समझ में आ रही है, ये बॉल इसी ग्राउंड पे पड़ा रहेगा। ये भी आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल। आप देखिए ट्री सेकिंग भी क्या होता है कि अगर आप उसमें पत्ता वगैरह है तो वो पूरा का पूरा उसी तरह से रेस्ट में है, और जैसे ही बहुत ज्यादा आंधी आई तो वो क्या हो जाएगा, पूरा पेड़ पूरा मोशन में चला गया, तो जिसकी वजह से पत्ता जो है, इसका जो ट्री का जो पत्ता लीफ जो है वो रेस्ट में रहना चाहिए, बट जब ये पूरा मोशन हो गया तो वो रेस्ट के कारण ये टूट जाती है और अलग हो जाती है। बात समझ में आ रही है? ये था इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल। ओवरऑल बहुत सारे एग्जाम्पल है, अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो बहुत 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 सारे एग्जांपल हैं। फुटबॉल ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, ये चेयर पड़ा हुआ है, बुक वगैरह ग्राउंड पे पड़ा, सॉरी टेबल पे पड़ा रहता है, वो भी क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तब तक वो पड़ा रहेगा जब तक उसको कोई उठा के नहीं ले जाए, या फिर कोई अनबैलेंस फोर्स उस पर ना लगे, तब तक वो बुक वहीं पे वहीं पड़ा रहेगा। अगर आप एक गाड़ी को खड़े करके छोड़ देते हैं पार्किंग में, तो गाड़ी तब तक खड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे, जब तक उसको कोई लेके जाए ना, फोर्स लगाए ना, जब तक उसको कोई ठेले ना, तब तक वो गाड़ी वहीं के वहीं पड़ी रहेगी। तो ये सब क्या है बाबू, ये सारे के सारे एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर हम इस मार्कर को यहाँ पे रख देते हैं, ये मार्कर यहीं पे रखा रहेगा तब तक जब तक इस मार्कर को हम फिर दोबारा उठा के नहीं लेके जाते। बात समझ में आ रही है? ये सब बहुत सारी, इस तरह से बहुत 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 सारे एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। डिपेंड करता है कि आपने कॉन्सेप्ट को समझा कि नहीं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। अगर आप समझे तो आप खुद से बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब बढ़ते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है।
अब देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आ गया, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रही है, अगर वो मूव कर रही है तो वो चाहेगी कि मूव ही करे, तब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल ना लगे उसको, तब तक वो नहीं रुकेगी। जैसे मान लीजिए कार ही चलाते, तो अगर आप कार चलाते हो, चलते चलते जब तक आप ब्रेक नहीं मारते तो वो रुकती है नहीं, रुकती है। इस तरह से अगर आप बस पे जा रहे हैं, ठीक है, बस पे जा रहे हैं, बस पे जा रहे हैं, मूव, बस मूव कर रही है। अब मूव कर रही है, हम बैठे हुए, पूरा बॉडी हमारा क्या है, मोशन में, बस के साथ, बस बस भी मोशन में, बॉडी भी हमारा मोशन में। अचानक से बस क्या हो गया, रेस्ट में चला गया। अब अचानक से जब रेस्ट में जाता है तो हमारा लोअर बॉडी जो है, लोअर पार्ट जो है, वो बस के कांटेक्ट में, रेस्ट में, तो वो भी रेस्ट में चला जाता है। बट अपर जो पार्ट है उसको पता है कि हम मोशन में, तो मोशन में है, और अचानक से रेस्ट में चला जाता है, तो ये हमारा मोशन में ही रहना चाहिए, जिसकी वजह से हम क्या होते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। इस तरह से सीट बेल्ट क्यों लगाया जाता है, क्योंकि पूरा गाड़ी मोशन में है और अचानक से गाड़ी ब्रेक लग गया कोई किसी वजह के कारण, जब किसी वजह के कारण, तो हमारा पूरा बॉडी क्या होता है, आगे की ओर झुकती है, आगे की ओर झुकती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, सीट बेल्ट वगैरह यूज करते हैं। तो अगर वही इनर्शिया ऑफ मोशन बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, वो मोशन में ही रहना चाहेगी तब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको आके रोके ना। बात समझ में आ रही है? इसका इसका भी बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए बस वाले एग्जांपल तो आपको हम पढ़ाई समझाई दिए। इस तरह से रनिंग पर्सन, ये पर्सन रनिंग कर रहा है, ठीक है, रन कर रहा है, ये तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक इसको ये थक ना जाए, ये अपने से इसका मन ना रुकने का, या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस को रोके ना, तब तक ये नहीं रुकना चाहिए। इसका फोर्स, ये मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए। जैसे रोलिंग बॉडी बॉल, ये बॉल तब तक चलते रहेगी, चलते रहेगी, चलते रहेगी, जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह लगेगा, या फिर एयर रेजिस्टेंस, या फिर इसको कोई आके रोक ना दे, तब तक ये बॉल जाते रहेगी, जाते रहेगी, जाते रहेगी, जाते रहेगी। हाँ, जब इस पे फ्रिक्शन वगैरह, फ्रिक्शन भी फोर्स लगाता है, जब इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तब ये बॉल रुक सकती है, या फिर कोई एयर रेजिस्टेंस इस पे लगा तो ये बॉल रुक सकती है, या फिर इसको आके कोई ना रोके तब तक, नहीं तो ये बॉल चलती ही रहेगी। बात समझ में आ रही है? इस तरह से बस वाला भी एग्जांपल है, और भी बहुत सारे रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल। अगर आप इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को भी अच्छे से समझ गए होंगे तो आप अपने से खुद से एग्जांपल बना भी सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर आप यहाँ पे रेस्ट और मोशन समझ गए तो रियल लाइफ में 5-5 एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का और इनर्शिया ऑफ मोशन का 5-5 एग्जांपल आप कमेंट कर दीजिए। 5 एग्जांपल किसका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का और इनर्शिया ऑफ मोशन का, दोनों का 5-5 एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन को बेहतर से समझ गए तो। बात समझ में आई? अब बढ़ते हैं आगे की ओर, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखते हैं क्या होता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखिए क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, तब जब अगर आप उस डायरेक्शन को उसका चेंज करिएगा तो वो उस चीज का विरोध करिए, और वो जब तक एक्सटर्नल फोर्स उसमें नहीं लगाइएगा तब तक उसका डायरेक्शन चेंज भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर हम सीधे जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं तो हम सीधे ही जाना चाहेंगे, अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के, जब तक हमको कोई डायरेक्शन मेरा चेंज ना कर दे। अगर कोई कार जा रही है सीधा तो वो सीधा ही जाना चाहिए, तब तक जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग के वो चेंज ना करे। इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू मूविंग, तब तक वो मूव करेगी इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स चेंजेस इट्स डायरेक्शन, तब तक जब तक उसका कोई एक्सटर्नल फोर्स इसका डायरेक्शन को चेंज ना कर दे तब तक वो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। बात समझ में आ रही है? अब जैसे देखिए इसका बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे आप ऐसे समझिए, आप बस वगैरह पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो सीधे जा रही है, सीधे जा रही है, सीधे जा रही है, और अचानक से वो अपना डायरेक्शन को चेंज करती है। जैसे डायरेक्शन को चेंज करती है तो आपका बॉडी पूरा क्या होता है, इस बाहर की ओर झुक जाती है, बाहर की ओर झुक जाती है, किसके कारण, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। डायरेक्शन जब के कारण क्या होता है, हमारा बॉडी बाहर की ओर झुक जाता है। तो यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी चीज डायरेक्शन भी अपना चेंज नहीं करती है तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल ना लग जाए। तो ये होता है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। उम्मीद करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आपको बेहतर से समझ में आई होगी। अगर ये बेहतर समझ आ गई तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, जब आप इनर्शिया को समझ जाइएगा, इनर्शिया के टाइप्स को भी समझ जाइएगा, तब आपको न्यूटन्स लॉ के फर्स्ट नियम को समझने में बहुत 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 ईजी होगा। ठीक है, इसे देखिए, न्यूटन्स लॉ के फर्स्ट नियम बोलता क्या है, ये बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई रेस्ट में है या कंटिन्यू टू मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है या स्ट्रेट लाइन में जा रही है विथ कांस्टेंट स्पीड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। इनका कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में रह जाएगी, मूव कर रही है, मूव करेगी, डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में जा रही है
उसी डायरेक्शन में जाते रहेगी स्ट्रेट लाइन में, तब तक जब तक कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। अब यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है, कंटिन्यू टू मूव स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पे जो कांस्टेंट स्पीड है, इनका कहने का मतलब है कि अगर कोई मूव कर रही है और वो जिस स्पीड में मूव कर रही है, मान लीजिए ये 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, तो ये 50 किलोमीटर पर आवर से ही मूव करते रहेगी, 50 किलोमीटर। ना इसका स्पीड कम होगा, ना इसका स्पीड कम होगा और ना ही इसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? ना इसका स्पीड कम होगा और ना ही इसका स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोलता है कि इनर्शिया ऑफ न्यूटन्स के फर्स्ट नियम बोलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू रेस्ट में ही रहना चाहिए, और अगर वो मूव कर रही है तो मूव ही करते रहेगी, लेकिन कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन या फिर कांस्टेंट स्पीड में, जिस स्पीड में वो जा रही है उसी स्पीड में जाते रहेगी। वो उसका स्पीड ना बढ़ेगा ना घटेगा। बढ़ने के लिए भी किसी न किसी बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, बाहरी बल की जरूरत पड़ेगी, और घटाने के लिए भी उसका स्पीड को अगर आपको घटाना भी, जैसे मान लीजिए वो अगर 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, अगर आपको इसका स्पीड कम करना है, 40 किलोमीटर पर आवर करना है, 40 किलोमीटर पर आवर करना है, तो भी यहाँ पे भी आपको किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपको इसका स्पीड बढ़ाना है, 60 किलोमीटर पर आवर करना है, तो भी यहाँ पे आपको किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ये बोलता है न्यूटन के पहला नियम। अगर वो जिस डायरेक्शन में जा रही उसी डायरेक्शन में चलते रहेगी, अगर आपको उसका डायरेक्शन को भी चेंज करना है तो भी आपको क्या, किसी न किसी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो उसी स्ट्रेट लाइन में जाते रहेगी। अगर आप उसका डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो आपको किसी न किसी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ये बोलता है आपका न्यूटन के फर्स्ट नियम, न्यूटन का पहला नियम। तो बात समझ में आई? न्यूटन का पहला नियम क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में, उसी स्टेट में रहना चाहेगी, अगर आप उसका स्टेट को चेंज करना चाहते हैं तो उस चीज का विरोध करेगी, और स्टेट को चेंज करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ये बोलता है न्यूटन का पहला नियम। तो बात समझ में आ गया होगा न्यूटन का पहला नियम क्या होता है। न्यूटन का पहला नियम 2-3 चीज बात याद रखना है। पहला कि जिस स्टेट में, उसी स्टेट में रहना चाहिए, अगर आप उसका स्टेट चेंज करते उस चीज का विरोध भी करेगी और किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तभी उसका स्टेट चेंज होगा। बात समझ में आ रही? स्टेट चेंज होगा। आपको उसका स्पीड बढ़ाने के लिए, मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ाने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी बाहरी बल की जरूरत पड़ेगी। स्पीड को घटाने के लिए भी किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये था न्यूटन लॉ के फर्स्ट नियम। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल। पहला तो ये बुक ऑन टेबल, ये बुक एनर्जेटिक एजुकेशन का ये बुक है, जो जिस आपका चैनल का नाम, जो मेरा चैनल का नाम है एनर्जेटिक एजुकेशन, उसी का ये बुक है। ये बुक अगर टेबल पे रखा रहेगा तो ये टेबल पे ही रखी रहेगी तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे न लग जाए। ये लड़का साइकिल से जा रही है कहीं, तो ये साइकिल से इसी लाइन में, इसी स्पीड में जाने के लिए इसको किसी ने, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, ये फ्रिक्शन लग रहा है और एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, ये भी इस पे फोर्स ही लग रहा है, जिसकी वजह से ये क्या होगी, इसका स्पीड कम हो जाएगी अगर ये चीज को ये छोड़ देता है। लेकिन अगर इस पे ना फ्रिक्शन को अगर आप भूल जाइए और एयर रेजिस्टेंस को बिल्कुल भूल जाइए, जिस स्पीड में ये लड़का है उसी स्पीड में चलते रहेगी, इसको किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो जाती रहेगी, कभी रुकेगी भी नहीं। मत समझ में आ रही है? तो इस तरह से डस्टिंग ऑन ए कारपेट, कारपेट पे अगर डस्ट है तो डस्ट रहेगी, अगर आपको कारपेट में हटाना है इसको, डस्ट को, तो आपको किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से कॉइन ऑन ए कार्ड ट्री। अब देखिए जैसे ये ग्लास है, इस पे कॉइन है। अब ये आपने ये कभी देखा होगा कि इस पे अगर इस पे ये सब अभी क्या है, रेस्ट में, और आप अचानक से झटका जोर से मार के इसको, इस प्लेट को हटा दिए, बिल्कुल हटा गया, ये भी रेस्ट में, तो ये रेस्ट में ही रहना चाहिए और ये वापस से ग्लास में गिर जाएगी। हाँ, ध्यान रखिएगा कि ये जो कार्ड है, ये वाला कार्ड, ये पूरा स्मूथ होना चाहिए, पूरा स्मूथ होना चाहिए। बात समझ में आई? तभी ये सिक्का वापस से ग्लास में गिर जाएगी। तो ये सब सारे के सारे एग्जाम्पल है किसके, न्यूटन के फर्स्ट नियम के। इस तरह से एक और एग्जांपल, जैसे कैरम आपने खेला होगा, वहां पे इस तरह से गोटी रहता है, आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा गोटी से इसको, मतलब बड़ा सा एक कॉइन से इसको मारते हैं तो ये कॉइन निकल के इधर चली जाती है और बाकी कॉइन इसी यहीं पे रह जाती है। ये भी किसका है, न्यूटन के फर्स्ट नियम, क्योंकि ये सारे के सारे क्या चीज में थे, रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहना चाहिए। और जब हम फोर्स लगाए तो इस पे फोर्स लगा और ये मूव कर गया, मतलब ये मोशन में आ गया, बट बाकी सब क्या होगा, रेस्ट में ही रहना चाहिए और ये वापस से वहीं पे गिरेगा। बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये वाला जो नीचे का स्पेयर है वो क्या होना चाहिए, पूरा फ्रिक्शन उस पर ज्यादा नहीं होना चाहिए, पूरा स्मूथ होना चाहिए। बात समझ में? तभी ये ट्रिक काम करेगी। तो ये था आज का क्लास। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, मतलब सेकंड क्लास में जानेंगे हम लोग न्यूटन के सेकंड नियम और न्यूटन के थर्ड नियम के बारे में, और वो जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और
इंस्टाग्राम पे आपको एनर्जेटिक एजुकेशन इस तरह से मिल जाएगा, एनर फ्लैश एजुकेशन। अगर आप ये करते हैं तो आपको इंस्टाग्राम आईडी भी आप मिल जाएगा, वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली अपडेट के बारे में देते रहते हैं और रील्स के माध्यम से फैक्ट्स वीडियो, साइंस की वीडियो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे टेलीग्राम के सॉरी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए, ठीक है। तो आज का लाइन देखते क्या है, आज का लाइन है, द बिगेस्ट क्राइम इन लाइफ इज टू लिव एन एवरेज लाइफ इवन आफ्टर नोइंग योर पोटेंशियल। दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है अपनी क्षमताओं को जानते हुए एक एवरेज लाइफ जीना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।